Hello friends, today we are going to discuss about JEE NEET questions regarding with chapter number 12 atoms. चैप्टर नंबर 12 एटम्स से रिलेटेड हमने अगले पार्ट में सब इक्वेशंस कर दी. देन रिमेंबर ऑल इक्वेशंस रिगार्डिंग विद द चैप्टर नंबर 12 एज ए एटम. ओके, चलो अब फर्स्ट वन क्या बोला है हमें कि विच एटम हैज लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी. जस्ट रिमेंबर द ionization. What is called ionization? That means to remove the electron from the atom. The energy required to remove electron from the atom, it's called ionization energy. Okay, तो यहाँ पर अब lowest ionization मतलब जिसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो उसको सभी को रिमूव कर दे, तो यहाँ पर इसको लोवेस्ट बोल सकते हैं. तो इसमें किसमें है मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यस, फॉर द नाइट्रोजन कि N714 possess 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना. तो जिसमें ऐसे लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी पूछे मतलब यू हैव टू चूज द मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें है वो, और उसमें भी हाईएस्ट पूछे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें है. ओके, चलो नेक्स्ट नंबर 2 क्या दिया है हमें. अमंग विच ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम एमिट्स रेडिएशन विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पूछी है हमें कि यहां पर कौन से ऐसे ट्रांजिशन में एमिट बोला है. ओके, तो एमिशन में क्या होगा फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल. अब यहां पर जो भी ऑप्शंस है उसमें फर्स्ट है 2 to 6. अब 2 to 6 मतलब लोअर टू हायर, वहां तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. तो जो भी लोअर से हायर वाला है पहले वो तो निकाल दो, मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी निकल जाएगा. चलो अब जो भी ऑप्शन बी और डी के हिसाब से उसमें हमें पूछा है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसमें होगी. ओके, अब ऐसा सोचो कि मैक्सिमम एनर्जी किसमें रिलीज होगी, क्योंकि जिसकी एनर्जी मैक्सिमम उसमें जो भी फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम. तब हमें ऐसे एनर्जी ऑफ द 6th लेवल ऐसे अगर चेक करें तो एनर्जी फॉर द 6th लेवल एंड एनर्जी फॉर द 2 लेवल अगर हमें मिल जाए, ऐसे ही एनर्जी फॉर द 2 लेवल और 1 लेवल उसमें डिफरेंस कितना है वो. अब इसको अगर हम थोड़ा डायग्राम से भी सोचें तो देखो ऐसे अगर हम सोच लें कि दिस इज L इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6. ट्रांजिशन कहाँ बोला हमें 6 to 2 मतलब यहां से यहां तक का. एंड 2 से 1 यहां से यहां तक किसमें हमें एनर्जी डिफरेंस ज्यादा मिलेगा. तो यहां पर एनर्जी जो है वो हमें पता है कि it is minus 13.6 upon n square and already it is given for hydrogen atom in electron volt. तो फर्स्ट का यही मतलब यहाँ होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है -3.4, ये -1.51 पोलर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 4 तक तो याद रहना चाहिए तुम्हें, ऐसे याद कर लो कि -13.6 ये -3.4 1.51 एंड 0.85. तो अब इसका जो भी डिफरेंस होगा दैट इज 13.6 माइनस 3.4. डिफरेंस में तुम पॉजिटिव ले सकते हो, देन इट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. चलो अब 6th के लिए इसका तो एनर्जी हमें पता है -3.4. अब 6 के लिए कितना, देन En is equal to -13.6 upon
36 होगा। देन 13.6 डिवाइडेड बाय 36, इट इज 0.37 या 38 कर दो, 377 आ रहा। ओके, तो अब ये हुआ एज ए 6 लेवल का। तो 6 और इसमें देखो एनर्जी डिफरेंस तो बहुत कम है, यहां पर एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हो, जिसका एनर्जी डिफरेंस हायर देन E is equal to h nu, the frequency is higher, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस में मिलेगी हमें 2 से 1 में। और ऐसा भी हम बोलते हैं कि जैसे हम न्यूक्लियस से ऐसे दूर सोचे देन एनर्जी डिक्रीजेस, तो नियर वाली एनर्जी थोड़ी ज्यादा है। ओके चलो, देन नंबर 3, when electron transitions from 3 to 2 in hydrogen atom, the energy of photon emitted it। देखो एनर्जी एमिशन पूछा है कहां पर, फ्रॉम 3 to 2, तो 3 से 2 में देखो यहां से यहां पर, तो 3 से 2 में एनर्जी का डिफरेंस ले लो, जैसे 3.4 माइनस 1.51 इट इज 9, ये भी कुछ हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1। ओके, तो 1.89 अप्रोक्सीमेट इट इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके चलो नेक्स्ट, इन हाइड्रोजन एटम the total energy of electron in first excited state is -3.4, then kinetic energy will be, देखो हमें टोटल एनर्जी दे रखी है, तो इसका हमें पहले पूरा रिलेशन याद करो। फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जस्ट रिमेंबर द टोटल रिलेशन, मतलब उसका जो रिलेशन है प्योर रिलेशन। तो हमें पता है कि अगर जितनी काइनेटिक एनर्जी को x ले, तो वॉट एवर द काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी उतनी ही होगी लेकिन नेगेटिव, और पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही होती है लेकिन -2x। अब देखो क्या दे रखा है इन हाइड्रोजन एटम, टोटल एनर्जी इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, टोटल एनर्जी दे रखी है। ओके, देन काइनेटिक एनर्जी, तो जितनी ऐसे टोटल एनर्जी उतनी ही काइनेटिक, मतलब इट इज +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो नेक्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बीइंग इंसिडेंट ऑन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू द बोर थ्योरी, नंबर ऑफ एमिटेड लाइंस इज। देखो यहां से ही कर दे, अगर यही हमारा रेफरेंस 13.6 एनर्जी बोला है कि आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द ग्राउंड स्टेट, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पर है। ओके चलो, अब कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं हम, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इंसिडेंट ऑन द ग्राउंड स्टेट, मतलब ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी, तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सप्लाई कितनी की हमने, सप्लाई एनर्जी इज 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी कितनी बची, तो ये -13.6, ये 12.1। ओके, तो ये हुआ माइनस करेंगे तो 5, ये हुआ 1, तो -1.5। तो देखो -1.5 मतलब यहां पर, इसका मतलब यहां पर एनर्जी सप्लाई की, देन इलेक्ट्रॉन रीच अप टू द हियर। ओके, तो वो कौन से स्टेट में आएगा, n = 3 में, है ना। चलो, तो क्या पूछा है हमें, नंबर ऑफ एमिटेड लाइंस। तो देखो एक इक्वेशन ऐसा भी है कि नंबर ऑफ
lines emitted is equal to n into n minus 1 by 2. Just remember the number of lines emitted. ये तो यहाँ पर है, इसकी दूसरी मेथड भी है, अभी करेंगे। तो ऐसे स्मॉल नंबर के लिए तो इजी है, लेकिन अगर कोई भी ऐसे 6 लेवल 7 लेवल तक गया तब उसके लिए ये इजी होगा कि 8 into n minus 1 by 2, n कौन सा 3 लेवल, तो 3 into 2 by 2 मतलब 3 लाइंस। अब देखो इसमें कैसे 3 लाइंस होगी, ये हमारा फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड। इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट 3 से 1 में आ सकता है, ओके। तो एक ही लाइन एमिट होगी। अगर स्टेप ट्रांजिशन होगा देन 3 से 2, 2 से 1, तो 2 लाइनें एमिट होगी, तो टोटल कितनी 1 2 एंड 3। अगर ऐसे 6 में जाएगा तो हम 6 में से डायरेक्ट 1 में भी अगर 6 गया तो फिर ऐसे 6 से 5, 5 से 1, 6 से 4, 4 से 1, या फिर 6 से 5, 5 से 4, ऐसे तुम करते जाओगे तो कितना सारा होगा। इट इज बेटर टू डू हियर। अगर 6 में गया तो 6 into 5 by 2 मतलब 30, 15, तो 15 लाइन्स एमिट होगी। तुम डायरेक्ट कर सकते, ये इक्वेशन याद करो कि नंबर ऑफ लाइन्स एमिटेड, बस कौन से लेवल में है उसके बाद ये इक्वेशन यूज कर दो, ओके। चलो नंबर 6, इन रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द प्रोजेक्टाइल ऑफ चार्ज Z and mass m is reached to the target nucleus with charge 2Z and mass m2, मतलब सॉरी 2Z नहीं Z2 second charge and mass m2 at a distance r0, then the energy of projectile is, तो energy of the projectile वो किसके प्रोपोर्शन में होगी, proportional to Z1 Z2, inversely proportional to Z1, proportional to M1 and inversely proportional to the M1 M2। अब देखो अगर एक्सपेरिमेंट याद करो तो क्या बोलते हैं हम कि whatever the kinetic energy is converted into the potential energy, then kinetic energy is converted into potential energy at particular distance of closest approach r0। तो यहाँ पर एनर्जी तो हमें पूछा है कि then energy of the projectile means whatever the particle is bombarded or target nucleus on which it is bombarded, ओके। तो प्रोजेक्टाइल तो हमारा जो भी अल्फा पार्टिकल ही है, मतलब अल्फा नहीं, कोई भी ऐसा चार्ज दे रखा है कि जिसका चार्ज Z1 है और मास m1, देन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज K Q1 Q2 by r²। तो Q1 मतलब चार्ज Z1e, या फिर डायरेक्ट चार्ज है तो Z1 कर दो, ओके, एंड Z2 upon r0। Then what we can say, the kinetic energy is proportional to Z1 Z2, okay। चलो next, which among the transition radiation with maximum wavelength emitted, देखो यहाँ पर maximum wavelength पूछा है, तो maximum wavelength means minimum frequency, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसमें मिलती है वो तुम्हें करना है, और उसमें भी पूछा है एमिशन। तो एमिशन देखो हायर से लोअर होना चाहिए, तो वैसे सभी हायर से लोअर ही 27, 37, 322, 4 से 3, हाँ, तो सभी में एमिशन है। बस अब करना है हमें मैक्सिमम वेवलेंथ किसमें मिलेगी, मींस मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसमें मिलेगी, मींस मिनिमम एनर्जी किसकी होगी, ओके। जैसे हम बोल देंगे कि ई मिनिमम उसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम, उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम, ओके। तो चलो अब 2 से 1, ओके, तो 2 से 1, चलो यहां से यहां पर इसका सॉल्यूशन हम यहां पर ही कर देते हैं। हमारा जो भी रेफरेंस है वो यही नंबर 7 के लिए 7 का सॉल्यूशन यहां पर ही करते हैं।
कितना 2 से 1, तो 2 से 1 की एनर्जी कितनी आई थी हमारे पास, इट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, देन 3 से 1, 3 to 1, तो 3 to 1 13.6 minus 1.51, it is 9, it is 1, it is 2, 12.19. okay, clear? 1 millimeter 12.099 है ना, yes, it is 12.09. चलो फिर 3 से 2, तो 3 से 2 डिफरेंस ऑफ 3.4 माइनस 1.51, तो इट इज 9, 13, 8 और ये 1.89. ओके, एन 4 से 3, 4 से 3 1.51 माइनस 0.85, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, 14 माइनस 8 कितना होगा 4, 6, तो 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो, तो हमें करना है इसमें से मिनिमम एनर्जी किसकी मिली, ये या ये वाली 4 से 3। देन 4 से 3 में हमें मिनिमम एनर्जी मिली, ये 10.2, ये 12.09, ओके, ये 1.89, दैट इज 0.66। तो मिनिमम एनर्जी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम वेवलेंथ तक ये वाला ऑप्शन हम चूज कर देंगे फ्रॉम 4 to 3। ओके, चलो नंबर 8, wavelength of first line of Lyman series of hydrogen atom is similar to the wavelength of second line of Balmer series of hydrogen like atom. Then atomic number of hydrogen like atom. देखो क्या है कि wavelength of first line of Lyman series, तो सबसे पहले तो हम सीरीज पकड़ते हैं, it is Lyman series। चलो, तो ये Lyman series। Now for the Lyman series, the equation is 1 upon lambda is equal to, अब यहां पर दूसरा जो है हाइड्रोजन लाइक एटम बोला है ना, तो यहां पर एनर्जी से रिलेटेड हमारे पास उसकी इक्वेशन है कि Z2R बोल सकते हैं, याद करो ऐसे। तो 1 upon lambda is equal to Z2R 1 upon 1 square minus 1 upon n square, और उसमें भी कौन सी है, फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन के लिए क्या होगा, n is equal to 2, then 1 upon lambda is equal to, ये तो हाइड्रोजन के लिए तो 1 ही है, into r 1 minus 1 by 4, therefore it is 3r by 4. We can say lambda is 4 by 3r. For the first line of Lyman series, we can get equation for the wavelength like this, 4 by 3r. Now the wavelength of second line of Balmer series, तो पहले तो Balmer series, now for the Balmer series, what is the equation, 1 upon lambda is equal to z square r 1 upon 2 square minus 1 upon n square, and second line बोला है, तो for the second line n is equal to 4, क्योंकि फर्स्ट के लिए 3, सेकंड के लिए n is equal to 4, then 1 upon lambda is equal to z square r 1 by 4
-1/16. Therefore, the 1/λ is z² r. 16 करना है तो 4 -1 3/16. That means lambda is equal to 16/z² r into 3. अब यहां पर दोनों की वेवलेंथ सेम बोली है कि इट इज सिमिलर, दोनों की वेवलेंथ सेम है, मतलब इन दोनों को कंपेयर कर दो. इट इज 4/3 r is equal to 16/z² 3r. तो 3r कैंसिल. ओके, z² is equal to 4, z is equal to 2. तो ऐसा बोला है कि फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम ऐसा कुछ सिमिलर है तो उसके लिए z हो सकता है 2. बस इसके लिए ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, जनरल इक्वेशन, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए अगर हम करें तो वो तो 1 ही है, इसलिए नो नीड टू राइट z² और व्हाटएवर इट इज. लेकिन अगर कोई हाइड्रोजन नहीं हुआ तो ये इक्वेशन है और वो हमने ऑलरेडी थियरी में कर रखी है. चलो नंबर 9 क्या है? इन हाइड्रोजन एटम one electron transits from n state to the ground state. This radiation is irradiate on the surface of work function of 2.75 electron volt. If its stopping potential is 10 volt, then उसका नंबर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है कहां पर? n state to the ground state. ओके, तो कहीं से भी ग्राउंड स्टेट में आ रहा है. अब वहां पर ये जो रेडिएशन एमिट हुआ किसके ऊपर? तो अगर हम ऐसा कुछ भी डायग्राम के हिसाब से बोल दे कि कोई भी n लेवल और यहाँ पर ग्राउंड लेवल मतलब 1 और वहां पर ऐसे ट्रांजिट हुआ इलेक्ट्रॉन, देन दिस रेडिएशन व्हाटएवर द एमिटेड इज इंसिडेंट ऑन द रेडिएशन विद वर्क फंक्शन कितना? 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऐसी कोई सरफेस है उसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है और उसका हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल भी दे रखा है. स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 इज 10 वोल्ट. तब यहां पर n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मतलब कौन से लेवल पर यहां पर आएगा तब जो रेडिएशन एमिट होगा वो ऐसे वहां पर इंसिडेंट होगा और उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा. तो देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब क्या? दैट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स 0. ओके, तो यहां पर हमारे पास इसकी इक्वेशन है. कौन सी इक्वेशन? EV0 is equal to as a h nu minus phi naught. Okay, then what about the energy? कितनी एनर्जी एमिट होती है वो तो मिले हमें. ओके, then it is EV0 plus phi naught, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना 10 वोल्ट, तो उसकी एनर्जी कितनी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस कितना हमें वर्क फंक्शन दे रखा है 2.75. इट इज 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये एनर्जी एमिट हुई. ओके, चलो अब जो भी एनर्जी एमिट होती है यहां पर एनर्जी है कितनी ग्राउंड लेवल पर? इट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहां पर एनर्जी जो एमिट हुई वो हमें मिल रही है 12.75. तो यहां पर कितनी एनर्जी होगी? मिल सकती है कि नहीं? कैसे? यहां पर एनर्जी को तुम En बोल दो, तो इसका जो भी डिफरेंस है यहां से यहां का दैट इज 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दैट मीन्स अगर मैं ऐसा बोल दूं कि यहां की एनर्जी En एक्चुअली इट इज माइनस, लेकिन डिफरेंस लेना है तो En और मैं यहां पर ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दूं तो बेसिकली इसकी एनर्जी भी नेगेटिव है
है ना, क्योंकि जो भी n लेवल की एनर्जी होती है वो नेगेटिव है। तो इसका और इसका जो डिफरेंस आया दैट इज 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब इसकी जो एनर्जी है वो कितनी होनी चाहिए, तो उससे प्लस में, मतलब 13.6 प्लस 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब यहां पर अगर हम, तो ये कितना होगा 13.6 12.75, सॉरी वैसे ये एनर्जी नेगेटिव में है, एक्चुअली दिस एनर्जी इज नेगेटिव, क्योंकि nth लेवल की एनर्जी नेगेटिव होगी, है ना। तो यहां पर जो भी हम ऐसे करें उसका सिर्फ डिफरेंस हमें मिलना चाहिए 12.75, बिकॉज यहां से यहां तक जो एनर्जी एमिट हुई दैट इज 12.75। तो यहाँ की एनर्जी कितनी हो तब ऐसे 12.75 एमिट होकर उसकी एनर्जी -13.6 मिल जाए। मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम 13.6 माइनस 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसका सिर्फ डिफरेंस ले लो, देन इट इज -12.75, तो इसका हो जाएगा 5, ये वैसे हो जाएगा 5 15 माइनस 7, देन इट इज 8, फिर ये 0 और ये भी 0। चेक करो, इट इज 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी बट नेगेटिव। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो क्या करना है, तुम्हें पहले उसकी एनर्जी ले लेनी, एमिटेड एनर्जी। तो ये एमिटेड होगी, उसके बाद ये होगी। अब वैसे यहाँ की एनर्जी मिनिमम, और जैसे जैसे आगे जाएंगे एनर्जी इंक्रीजेस, तो यहाँ पर एनर्जी ज्यादा होगी, तो डिफरेंस ले लो, दैट इज 0.85। तो 0.85 कौन से लेवल की है देखो, तो हमें याद है ऐसे 1, फिर 2 की है 3.14, 3 की है 1.51 और फोर्थ लेवल n इज इक्वल टू 4 है, उसकी एनर्जी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब n इज इक्वल टू 4, और ऑप्शन सी। वंस अगेन देखो, एक बार ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है तुम्हें, तो हमें कैलकुलेट करनी है एनर्जी एमिटेड। तो इक्वेशन तो मिल गई, आगे के चैप्टर के रेफरेंस है, तो ये इक्वेशन से एनर्जी निकालो, दैट इज 12.75, एमिटेड एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी। तो यहाँ कितना डिफरेंस होगा तब एनर्जी कितनी होगी, तो डिफरेंस ले लो। वैसे पॉजिटिव आया, लेकिन आंसर जो है वो ऐसे नेगेटिव रहना चाहिए, तो हम नेगेटिव ही बोलेंगे इसको, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज नेगेटिव टर्म। तो इसका जो डिफरेंस निकालोगे, कि तुम करोगे ऐसे हायर माइनस लोअर, तो हायर माइनस लोअर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए एनर्जी प्लस मिलती है एमिशन में। ओके, फिर ये 0.85 कौन से लेवल की है वो सिर्फ तुम्हें देखना है, हाँ? और डायरेक्ट अगर तुम्हें मालूम नहीं है तो ये जो एनर्जी है उसको वापस कंपेयर कर दो कि En इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर। ये एनर्जी यहाँ पे रखो, n स्क्वायर को सब्जेक्ट करो, और जो n मिलेगा वो, तो यहाँ पर n मिलेगा तुम्हें 4 ही मिलेगा, फिर इस इक्वेशन से भी 4 मिलेगा, जस्ट चेक इट आउट। ओके, चलो नेक्स्ट, विच एनर्जी इज नॉट पॉसिबल फॉर हाइड्रोजन एटम। कौन सी एनर्जी पॉसिबल नहीं है, तो कौन कौन सी पॉसिबल है वो देखो, नहीं है उसमें से थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो कौन सी है वो देख लो। 1.51 अवेलेबल है, 11.1 सुना नहीं है अभी हमने कुछ, 13.6 अवेलेबल है, 0.85 भी अवेलेबल है, मतलब 11 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अवेलेबल नहीं। याद करो 13.6, फिर डायरेक्ट 3.4, फिर 1.51, फिर ऐसे 0.85, उसमें बीच में 11.1 कहीं आती ही नहीं है, दैट एनर्जी इज नॉट पॉसिबल। चलो नंबर 11, मास ऑफ द न्यूक्लियस m,
if is written by emitting frequency of f, then energy of refund will be, क्या बोला हमें कि मास ऑफ द न्यूक्लियस m है और ये रिटर्न हो रहा है बाय एमिटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ f, देन एनर्जी ऑफ रिटर्न विल बी, जो रिटर्न हो रहा है उसकी एनर्जी कितनी होगी, ऐसे इन टर्म्स ऑफ मास और ऐसे कुछ। तो जो भी एनर्जी है, तो एनर्जी को हम क्या बोलते हैं वैसे, तो एनर्जी इज mc² है ना, क्योंकि न्यूक्लियस के मास से रिलेटेड एनर्जी होती है E = mc²। अब यहां पर उसी एनर्जी को हमें उसके फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखना है। तब यहां पर वैसे कुछ देखो, अगर देखने जाओ तो कहीं पर मास 4s और सब कुछ है, ओके। देन अब यहां पर जो भी एनर्जी से रिलेटेड हमारे पास दूसरी इक्वेशन भी है फ्रॉम अर्लियर चैप्टर कि E = P/c या फिर U/c करके एनर्जी एमिटेड, एनर्जी ऑफ द फोटोन, एनर्जी ऑफ द फोटोन से रिलेटेड, मोमेंटम से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे इक्वेशंस है ना। सोचो उसके लिए एक बार सोचो। अब जो रिटर्न एनर्जी है, तो रिटर्न एनर्जी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एनर्जी E = ½ mv², अदरवाइज p²/2m, है ना। तो अब यहां पर जो P है मोमेंटम, तो मोमेंटम याद करो, मोमेंटम इज h/λ, है कि नहीं। तो यहां पर ये हो जाएगा हमारे लिए h²/2m n λ²। तो एनर्जी जो मिली p²/2m। फिर यहां पर जो भी ऐसा बोल सकते हैं हम कि h²/2 λ²। अब यहां पर λ के टर्म्स में नहीं है, तो हमारे पास एक और इक्वेशन है C = νλ, मतलब यहां पर फ्रीक्वेंसी है तो f, देन व्हाट अबाउट द λ is c/f, therefore h²/2m λ² मतलब c² और न्यूमरेटर, then the return energy is h²/2mc²। ओके, गलती से भी तुम्हें hf नहीं लिखना है बिकॉज इट इज एनर्जी ऑफ फोटोन, यहां पर फोटोन का नहीं बोला हमने, तो ये हमें याद रखना है, गलती से भी hf वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ओके, आया समझ में, क्योंकि hf इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, वो फोटोन की एनर्जी है। और मोस्ट प्रोबेबली सभी बच्चे एनर्जी देखेंगे तो hf करके आ जाएगी। पहला ही लिखा है न्यूक्लियस, फिर रिटर्न हो रहा है, तो रिटर्न एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है p²/2m, फिर इसको आगे जाना है। ओके, चलो नंबर 12 कि प्रोटॉन इज 1840 times heavier than electron. It's accelerated by 1 kilovolt. Then kinetic energy is, देखो इसकी जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी वैसे उसके मास पर डिपेंडेंट नहीं होती। जो भी हमें एनर्जी एक्सेलरेटेड बाय 1 किलोवोल्ट बोला, मतलब यहां से यहां तक कुछ ऐसे दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल कितना है 1 किलोवोल्ट, है ना। तो जितना किलोवोल्ट है उतना ही ऐसे उसकी एनर्जी, क्योंकि एक्सेलरेशन में जो एनर्जी होगी वो उसके मास पर डिपेंडेंट नहीं होती, ओनली डिपेंड्स ऑन द चार्ज। तो चार्ज तो दोनों का सेम ही है, इसीलिए उसको एनर्जी मिलेगी 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि हमें पता है कि व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन 1 वोल्ट, इट्स गेन एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पर
1 किलो वोल्ट है तो उसकी एनर्जी 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, इसलिए कोई उसके मास पर डिपेंडेंट नहीं है, तो यही एनर्जी आएगी। चलो नंबर 13 कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज सेम, देन दिस इज सेम फॉर देम। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन सेम है, फोटोन है, इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन इज सेम कि दोनों की वेवलेंथ, द वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन दोनों में सेम दे रखा है, तो कौन सी क्वांटिटी सेम होगी? उसकी एनर्जी के मोमेंटम के वेलोसिटी के एंगुलर मोमेंटम। देखो इससे रिलेटेड हमारे पास एक और इक्वेशन है कि द लेमड़ा इज इक्वल टू h बाई पी। अगर वेवलेंथ सेम हुआ देन h अपॉन p, ये फॉर इलेक्ट्रॉन ये फॉर फोटोन। h तो सेम ही होता है, मतलब क्या होगा? मोमेंटम सेम होगा। ओके चलो नंबर 14 के फॉर एक्सरे द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर। तो देखो हमने ऐसा भी बोल रखा है एक्सरे के लिए कि वेवलेंथ की इक्वेशन है कि 1 अपॉन लैम्ब्डा इज इक्वल टू, बोल रखा है z माइनस 1 होल स्क्वायर इनटू r, 1 अपॉन m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, वेयर n इज ऑलवेज ग्रेटर देन m। बराबर, अगर यहां पर हम दोनों साइड c से मल्टीप्लाई कर दें देन c अपॉन लैम्ब्डा इज द फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की जो इक्वेशन होगी वो z माइनस 1 होल स्क्वायर rc बस सेम टू सेम, मतलब क्या होगा? फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके नंबर 15 कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस। देखो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He, हीलियम, He प्लस मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर कितना? Z इज इक्वल टू 2 और उसकी एनर्जी पूछी हमें, तो एनर्जी की इक्वेशन है वैसे हमारे पास कि माइनस z स्क्वायर 13.6 अपॉन m स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द जनरल इक्वेशन। एक्सरे के लिए बोला था हमने कि यहाँ पर z माइनस 1 होल स्क्वायर कर दो, और एक्सरे के सिवा कोई भी ऐसा रेडिएशन हो तो ओनली z स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए तो z इज इक्वल टू 1, तो हमारी बेसिकली जो थियरी है इट इज बेस्ड ऑन हाइड्रोजन एटम, इसीलिए ओनली 13.6 बाकी z स्क्वायर बस। तो अब क्या होगा? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट मतलब n इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 4 इंटू 13.6, 4 इंटू 13.6 क्या होगा? 54.4। देख लो कैलकुलेशन कर दो। ओके तो 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।